राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं तो हम आपके लिए कक्षा 12वीं के लिए इतिहास का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। और ये इतिहास का क्वेश्चन पेपर आपका 70 नंबर का है वो रहने वाला है। और इसके लिए आपको जो टाइम है वो दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले निर्देश है वो क्या दिए हुए हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने है वो दिए गए हैं। ठीक है। सर्वप्रथम विद्यार्थी अपने नामांकन प्रश्न पत्र पर अनिवार्य लिखे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। आपको अलग से उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसमें लिखना है। और इसमें देखो सबसे पहले प्रश्न है, चलते हैं खंड अ। बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, मिट्टी से बनी हल की आकृति है वो कहाँ मिली है। तो कहाँ पर मिली है वो बताना है। जैसे ऑप्शन है लोथल है, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है, बनावली है। तो इसका राइट आंसर होगा ना वो बनावली होगा। ठीक है। क्या होगा, बनावली। जो ड ऑप्शन है वो राइट होगा। हड़प्पा स्थल पर मिट्टी से बना हल बनावली में मिला था। यह एक हरियाणा के फतेहाबाद जो जिला है ना उसमें सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातात्विक क्या है स्थल है। कौन सा स्थल, जो बनावली है ना वो स्थल है। ठीक है। कहाँ पर है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, कौरवों व पांडवों का संबंध किस वंश से था। मौर्य, गुप्त, पांचाल या फिर कुरु। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कुरु। ठीक है। क्या होगा, कौरवों और पांडवों दोनों का संबंध है ना कुरु वंश से था। महाभारत की कहानी मुख्य तौर पर पांडव और कौरवों के बीच हुई युद्ध की क्या है, एक कहानी है। इसमें क्या हुआ था, लाखों योद्धा है वो मारे गए थे और आखिरकार सत्य यानी पांडवों की जीत है वो इसमें हुई थी। और कौरव और पांडव दोनों ही एक ही वंश यानी कुरु वंश से थे। जो दो ऑप्शन है इसमें भी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। एक बात इसको ध्यान में रखना, जो सांची के स्तूप का संबंध है ना वो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। लेकिन बुद्ध के जीवन से नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बौद्ध धर्म से तो संबंधित है लेकिन बुद्ध के जीवन से नहीं है सीधे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, क्या कह रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो कब है वो हुई थी। तो कब हुई थी, यहाँ पर देखिएगा 1556 ईस्वी, 1336, 1526 और 1436। तो इसमें सही होगा 1336 ईस्वी, यानी जो आपका वो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय राजधानी है वो किससे बनाया गया विजयनगर साम्राज्य की। तो याद रखना हम्पी। क्या, हम्पी ये है राजधानी है वो बनाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। जो आइन ए अकबरी है उसके लेखक कौन है, बदायूनी, बाबर, अबुल फजल या फिर रस खान। तो याद रखना अबुल फजल है वो सो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल बुक के रचयिता है, जंगल बुक के रचयिता है तो आपको याद रखना है रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है। बहुत ही आसान है, एकदम मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और अगला प्रश्न है आपका सातवां, कुदाल किसका प्रतीक था। ठीक है। कुदाल, मैं आपको पूरा कन्फ्यूजन है यहाँ पर दूर करूंगा। जो है ना कुदाल तो है ना पहाड़ी लोगों का जो है ना जीवने का प्रतीक है वो था कुदाल। ठीक है। और एक होता था हल। अगर आपको कुदाल और हल दोनों का पूछ लेता ना तो वो हम बता देते, सौ ऑप्शन बता देते। लेकिन हमें सिर्फ कुछ का पूछा है, कुदाल का पूछा है। तो कुदाल तो सिर्फ किसका है, पहाड़ी लोगों का है। ठीक है। और जो हल है, एक तो हल है, हल किसका है, हल संताड़ों का है। ठीक है। किसका प्रतीक है, संताड़ों का। अगर हमें पूछ लेता कि हल और कुदाल किसका प्रतीक है तो हम बता देते अ व ब दोनों बता देते, लेकिन अलग अलग पूछा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें तो आपका जो ब ऑप्शन है वो राइट आऊंगा। अगला है, औपनिवेशिक भारत का प्रथम हिल स्टेशन था तो कौन सा था। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। क्या करोगे, कमेंट करो फटाफट से इसका आंसर। फिर है अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत के रचनाकार है। और ये गीत कहाँ पर गया था मैं आपको बताऊंगा। ये गीत सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। ठीक है। कहाँ पर, सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में। और किसने, अगला है इसमें रचनाकार है मोहम्मद इकबाल। क्या है, मोहम्मद इकबाल। जो सो ऑप्शन है वो राइट होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो आपके खंड ब है, इसमें अतिलुगात्मक प्रश्न देखने को मिले हैं आपको। और जो पीछे थे ना वो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, अब दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। टिप्पणी है वो लिखनी है और इनके शब्द सीमा है 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना। हड़प्पा लिपि है ना उस पर टिप्पणी है वो लिखनी है। तो हड़प्पा लिपि में लगभग है ना 64 मूल चिन्ह है। कितने मूल चिन्ह है,
64 मूल चिन्ह हैं। और जो शैलकड़ी की आयताकार मोहर है, तांबे हैं, इनकी गुटिकाओं पर मिलते हैं। और इस लिपि का सबसे पुराना नमूना है वो कब मिला था, तो वो याद रखना, इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। जबकि 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। किसे? हड़प्पई लिपि को। ओके, अगला है अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं, याद रखना, बहुत ही सिंपल है, अच्छा है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाटन सामग्री को कहते हैं। किस पर? एक तो पत्थर पर भी इसको उत्कीर्ण कर सकते हैं, मतलब खोद सकते हैं, और धातु है जैसे कोई कठोर चीज़ है उसकी सतह पर है ना खोद कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम अभिलेख है वो कहते हैं, जो पाटन सामग्री होती है। और अगला है आपका नेक्स्ट, और इसके बारे में और बात करें तो ये प्राचीन काल से इसका क्या हो रहा है, उपयोग है वो हो रहा है, किसका? अभिलेख का। और शासक इसके द्वारा क्या करते थे, अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके हैं, उन्हें पढ़ सके और फिर क्या कर सके, उनका पालन कर सके। और आधुनिक युग है ना, वर्तमान समय भी इसका उपयोग है वो हो रहे हैं अभिलेखों का। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रोसेसिंग है। तो कौन सी है भाई? तो एक तो होगी आपकी भूमिगत जल निकास प्रणाली। क्या होगी? भूमिगत जल निकास प्रणाली। इसके बारे में हम क्या कहते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, निकास प्रणाली यह प्रत्येक आवास को क्या करता था, सड़क की नालियों से जोड़ती थी, जो पत्थर या ईंटों द्वारा संरक्षित थी। क्या थी? यह प्रत्येक आवास को सड़क की नालियों से जोड़ती थी, जो पत्थर या ईंटों द्वारा सुरक्षित थी। अगला है, इसमें सेकंड पॉइंट है, आप लिख सकते तो विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, ठीक है। और ये कितना फीट लंबा होता था, चौड़ा होता था, सब कुछ बता रहा हूँ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कोई भी इसका उपयोग यहाँ कर सकता था। और ये विशाल स्नानागार है जो कितना होता था, 39 फीट तो क्या होता था, लंबा है वो होता था। 23 फीट तो आपका जो कि चौड़ा होता था, और 8 फीट क्या होता था, गहरा है वो होता था, ठीक है। कितना फीट? 8 फीट। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। ओके, अब देखिएगा अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है, लोग यज्ञ क्यों करते थे। लोग हैं वो यज्ञ क्यों करते थे? तो किसी खास उद्देश्य से देवता विशेष को दी जाने वाली क्या है, आहुति है, ठीक है, इस कारण है वो करते थे। थोड़ा सा इसके बारे में आप विस्तार से भी लिख सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं पर टिप्पणी है वो लिखनी है। बुद्ध की शिक्षाओं पे जैसा आप सभी स्टूडेंट को पता है, भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश है वो दिया है। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है वो सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर क्या दिया, बहुत ही जोर है वो दिया। और उन्होंने यज्ञ है, पशु बलि, इनकी क्या की निंदा है वो की। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक पर टिप्पणी है वो लिखी है, ठीक है। तो किताब उल हिंद है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अरबी में लिखी गई। किस में? अरबी में। ओके, और उसके बाद अल बेरूनी द्वारा रचित है ये, और भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें धर्म है, दर्शन द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान है, रीति रिवाज है, प्रथाएं है, सामाजिक जीवन है, भारतोल है, मापन विद्या है, मूर्ति कला है, इन विषयों का वर्णन है वो इसमें मिलता है, किताब उल हिंद, ठीक है। हाँ, और किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। और किसके द्वारा? अल बेरूनी, ठीक है, अल बेरूनी। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है वो क्या था? तो तात्कालिक कारण है वो क्या था? ये ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना था। इन एनफील्ड राइफल्स को लोड करने के लिए चर्बी युक्त कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, ठीक है। ये इसका तात्कालिक कारण है। आगे मैं आपको पूरा समझाऊंगा। जो 21 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर है, 20 नंबर है, इनको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा पूरा। नेक्स्ट है आपका अगला, साइक संधि की 2 प्रमुख शर्तें लिखिए। तो साइक संधि है वो क्यों करते थे, उसकी शर्तें लिखनी है। तो पहली बात तो अंग्रेजों के साथ साइक गठबंधन करने वाले भारतीय शासकों को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। मतलब जो भी शासक हैं, अगर उनको मतलब
किसी भी तरह शस्त्र है वो उठाए वो नहीं सकते, उनको मतलब भंग है वो करना पड़ा। फिर भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान है वो करना पड़ेगा, मतलब उनको रुपये पैसे हैं वो देने पड़ेंगे और वो आपकी रक्षा है वो करेंगे ब्रिटिश सेना, अंग्रेज, ठीक है। और इसके बदले में अंग्रेज विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों को रक्षा है वो करेगा, ठीक है। भुगतान करेगा तो क्या रक्षा करेगी, हम आपको आपको भुगतान करना पड़ेगा और आप किसी तरह हथियार है वो नहीं ले सकते, शस्त्र है वो नहीं ले सकते, ठीक है। ये आपकी इस शाही संधि की 2-3 शर्तें बता दी मैंने। 19 नंबर क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? लॉटरी कमेटी का हो या फिर समिति का हो, दोनों एक ही है। और इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 1817। और कलकत्ता में नगर नियोजन के कार्य में सरकार की सहायता की समिति यानी जो कमेटी है, इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से शहर में सुधार के लिए क्या जुटाया था? धन है वो जुटाया गया था। क्या जुटाया गया था? धन। नेक्स्ट है आपका अगला खंड स, और इसमें आपको मैं पूरा व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और देख लेते हम। अशोक के धम्म सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, इस कथन की विवेचना करनी है। तो अशोक ने सभी धर्मों के आचार मूलक धर्मों को अपने धम्म में समाहित किया, इसलिए अशोक का धम्म आज के परिवेश के लिए प्रासंगिक है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को हम व्हाइट बोर्ड पर करेंगे, जो 21 से लगाकर है 28 तक, ठीक है। 25, 26 तक कर देते, ठीक है। हाँ, इनको व्हाइट बोर्ड पर करेंगे। महाभारत की विषय वस्तु की विवेचना करनी है। बर्नियर द्वारा किस प्रकार सती प्रथा का वर्णन किया गया है, ये सभी मैं अभी आपको आंसर कराने वाला हूँ। विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र की किलेबंदी के लाभ व हानि बताइए। खुद कास्ट व पाई कास्ट से क्या तात्पर्य है। इतिवृत्त के महत्व पर है वो टिप्पणी है वो लिखनी है। साथियों, अब आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसमें बताया जा सकता है कि महाभारत की विषय वस्तु है वो क्या थी वो बतानी है। विषय वस्तु मतलब शॉर्ट जो हेडलाइंस है वो होती थी, जो महाभारत में क्या क्या हुआ था वो पूरी हेडलाइंस है वो बतानी है, विषय वस्तु बतानी है। तो इसमें देखो आप कुरुवंश की उत्पत्ति कैसे हुई सबसे पहले, फिर पांडु का राज्याभिषेक है वो हुआ था, पहला आप ये पॉइंट लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो पांडवों का जन्म कैसे हुआ, फिर लक्षाग्रह षड्यंत्र है वो हुआ था, ला का घर, ठीक है। हाँ, वो आपने अगर महाभारत देखी है तो आपको पता होगा। फिर द्रौपदी स्वयंवर हुआ और 3 नंबर पॉइंट है। और इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी, 4 नंबर पॉइंट है। और फिर 5 है द्रौपदी का अपमान हुआ था और पांडवों का क्या हो गया था? वनवास है वो हो गया था, ठीक है। और फिर है शांतनु श्री कृष्ण युद्ध आरंभ हो गया था और गीता उपदेश है वो हुए थे। और फिर भीष्म और द्रोण वध है वो हुआ था 7 नंबर पॉइंट में। तो पूरा है ना, आपको कुल मिलाकर 7 पॉइंट है वो लिखने होंगे। इसमें कितने? 5-7 लिख लो, खूब है। और इसमें जो महाभारत का विषय वस्तु है वो हो गया आपका क्लियर। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, आगे मैं आपको समझाऊंगा पूरा, ठीक है। ये तो विषय वस्तु है, ये तो आपको शॉर्ट में ध्यान रखना होगा, इतना पॉइंट आप लिखना होगा, ठीक है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कह रहे हैं? बर्नियर ने, जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन पहले बता दिए थे वही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई अलग से नहीं है। बर्नियर ने अपने एक वृत्तांत, जो क्या है इसमें प्रश्न देखो, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या है वो लिखा था। सती प्रथा के बारे में किस तरह लड़की को जिंदा है वो जलाया गया था, एक बूढ़ी औरत और कुछ ब्राह्मणों ने, ठीक है, किस प्रकार जो कि उल्लेख किया गया। तो बनियन ने अपनी एक वृत्तांत में लाहौर में एक 12 वर्ष की क्या थी? बालिका थी। वो क्या थी? एक प्रकार की विधवा है वो, बालिका है वो थी, ठीक है। कि सती होने का मानवीय वर्णन क्या है, जिसमें उस रोती हुई विधवा बालिका को क्या किया गया? उसके पति के शव के साथ एक बूढ़ी स्त्री और कुछ ब्राह्मणों ने जबरदस्ती जला दिया। यह होती है सती प्रथा और इस प्रकार इसका वर्णन है वो किया गया है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में जो कि वर्णन है वो किया था वो बता दिया मैंने, ठीक है। और प्रश्न संख्या 23 है, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र की किलेबंदी के लाभ व हानि है वो बतानी है कि लाभ है वो था, ठीक है। तो किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के परिणाम स्वरूप शहर को अनाज की क्या होने लगी? कमी का सामना नहीं करना पड़ता था, ठीक है। जो मतलब है ना, बाहर से ना शत्रु है वो किले को घेर लेते हैं ना, तो भी है ना अंदर है वो फसलें वो सुरक्षित है वो रहती थी, ठीक है। किस प्रकार रहती थी आगे देखो। इसके परिणाम स्वरूप घेराबंदी के लंबे समय, अगर लंबे समय तक घेराबंदी हुई तो भी कोई भी नुकसान है वो नहीं रहता। तक चलने की स्थिति में भी जनता को भूखमरी से बचाया जा सकता था, ठीक है। अतिरिक्त अनाज जो बचता था, ज्यादा एक्स्ट्रा में होता था, उसको क्या करते थे? अन्य घरों में रख दिया जाता था, जिसका प्रयोग आवश्यकता के समय किया जा सकता था। जैसी आवश्यकता पड़ी जाता है, आवश्यकता पड़ी तो उस एक्स्ट्रा अनाज को, अतिरिक्त अनाज को अन्य घरों से बाहर निकालकर जो कि जनता तक है वो पहुंचाया जाता था, ठीक है। फिर क्या है? रख दिया जाता, जिसका प्रयोग आवश्यकता के समय है वो किया जा सकता था। और फिर है आपका, ये तो किसने हो चुका, प्रश्न संख्या 23, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो इसको तो स्टार लगा दो आप, और एक इसको,
ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, ये पिछली बार भी आया था और इस बार भी है, जहां तक हो सके आएगा। खुद का व पाई का से क्या तात्पर्य? खुद मतलब स्वयं, ठीक है, खुद की चीज, और पाई पाई मतलब दूसरों की चीज है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिएगा आपका कोई खेत है, ठीक है, ये आपका कोई खेत है, ठीक है, और उस खेत पर आप ही खुद ही खेती करते हो, आपका गांव है ये, ठीक है, और ये आपका गांव है पूरा, और इस गांव में आपका खुद का खेत है ना, वो खुद के गांव में ही है, तो वो आप क्या होगा, खुद जो कि कास्ट हो गए, ठीक है। और पाई कास्ट में क्या होगा, जो दूसरे गांव के किसान होते हैं ना, दूसरे गांव से के जो किसान होते हैं, वो आपके गांव में आपके खेत में खेती करते थे ना, उनको कहते हैं पाई कास्ट, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल समझाया मैंने। देखो इसमें लिखा हुआ है, खुद कास्ट वे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे। जैसे मैंने बताया था, आपका गांव है और आपका जो पिताजी हैं, ठीक है, वो आपके गांव में ही खेती करते थे, आपके खुद ही के खेत में, तो वो है ना खुद कास्ट हो गई, ठीक है। और पाई कास्ट क्या हो गया, जो दूसरे गांव से किसान आते थे और आपके खेत में काम है वो करते थे, खेती करते थे, उनको कहते थे पाई कास्ट, ठीक है। दूसरों के पाई कास्ट और खुद कास्ट, ठीक है। हाँ, मतलब जिनमें उनकी जमीन थी, दूसरे किस्म में पाई कास्ट वे किसान थे दूसरे गांव से ठेके पर जो खेती है वो करने आते थे। क्या करते थे? ठेके पर खेती करने आते थे, उनको कहते थे पाई कास्ट, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिएगा अगला, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इतिव्रत का महत्व बताएं। इतिव्रत तो सिंपल सा मैंने समझाऊं, एक दो लाइन में लिखिए। जो भूतकालिक क्रियाएं हैं, जो पास्ट में बीत चुकी हैं, जो घटनाएं हो चुकी हैं, उनका क्या करना, काल कर्मानुसार लिखा हुआ विवरण, मतलब जो टाइम के अनुसार है उसको लिखना, उसके बारे में विवरण है वो देना, वही आपका क्या कहलाता है, इतिव्रत है वो कहलाता है। और इतिव्रत का महत्व के बारे में समझना है, ठीक है। और पूरा मैंने आपको बता दिया है, 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन। आगे थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर भी वो समझा दूंगा आराम से, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको इसी तरह ना क्वेश्चन पेपर मिलेंगे हाफ ईयरली के, ठीक है, कि कौन कौन से मिलेंगे। देखो इसकी पीडीएफ है ना, मैं आपको दे देता हूँ। वैसे आपको पीडीएफ है, कहाँ पर मिलेगी इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ग्रो शिक्षा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा वैसे आपको, या फिर आप ये सर्च कर सकते हो ग्रो शिक्षा, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगा। और बाकी अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, जमींदार किस प्रकार अपनी जमींदारी को बचाने के तरीके हैं वो अपनाते थे। तो किस प्रकार है वो अपनाते थे, तो इसमें आप लिख दोगे कि अपनी भू संपदा की बिक्री के समय उनके अपने ही आदमी है ना, जो कि ऊंची बोली लगाते थे, और जमींदारी नहीं, जो भू संपदा होती, जो जमीन होती थी, उसको क्या कर लेते थे, खरीद है वो लेते थे उसके खुद के ही आदमी, ठीक है। बाद में वे खरीद की राशि चुकाने से क्या कर देते थे, इनकार है वो कर देते थे। इस प्रकार जमींदारी जमींदार के नियंत्रण में ही रहती थी, ठीक है। और जमींदार जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे। क्या लेते थे, इंपॉर्टेंट लाइन है, जमींदार जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश है वो डाल दिए। तो 1947 में भारत के बंटवारे का दंश सबसे ज़्यादा महिलाओं ने झेला है, और अनुमान है कि इस दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार है वो हुआ था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के समय क्या क्या है वो चुनौतियाँ हैं वो थी। तो क्या क्या चुनौतियाँ होती, क्या क्या समस्या थी, तो दो समस्या मैं आपको मुख्य रूप से बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको लिखनी है, ठीक है। एक ऐसा संविधान कैसे बनाई जाए जो विविध संस्कृति और विरासत के साथ पूरे देश में मौजूद लगभग 360 मिलियन लोगों की विशाल आबादी को क्या कर सके, संतुष्ट है वो कर सके, ठीक है। और देश के सभी नागरिकों के लिए लोकतंत्र कैसे सुनिश्चित किया जाए, लोकतंत्र की क्या सीमाएं होनी चाहिए, ये समस्याएं वो आ रही थी, क्या ये चुनौतियां मतलब थी, ठीक है। अगला आपका खंड 2 में 5 नंबर के क्वेश्चन है, और इससे पहले 3 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसमें देखो निम्नलिखित प्रश्न है, निम्न प्रश्न को उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में समानताओं का विवेचन करना है, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, इन पर टिप्पणी लिखनी है, कबीर और मीराबाई, ठीक है। ऊपर वाला आता है, देखो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, देखो ये आता है आपको तो ये करो, अगर ये नहीं आता है तो ये दोनों करो, मतलब ये कबीर पर भी टिप्पणी लिखनी है और मीराबाई पर भी टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। ज़्यादा जो आता है वो लिखिएगा, ये अगर आपको नीचे वाला आता है तो नीचे वाला लिख देना, ठीक है। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नमक यात्रा है, असहयोग आंदोलन है, ठीक है, इन पर टिप्पणी है वो लिखनी है। और
31 नंबर क्वेश्चन, भारत के मानचित्र पर निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। लोथल, गया, दिल्ली, मेरठ, मुंबई। और दूसरा है कालीबंगा, सारनाथ, कलकत्ता, कानपुर या फिर अजमेर, है ना। और इन दोनों को है आपको अंकित करना है, ऐसा नहीं कि एक को अंकित करना है, ठीक है। भारत का मानचित्र दिया हुआ है और दोनों को अंकित है वो करना है, ठीक है। 2 मानचित्र दिए होंगे आपको शायद, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो और इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सर्च कर सकते हो ग्रो, SHIKSHA, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसकी यहाँ पर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।